हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिजनेस स्कूल। मेरा नाम है रमेश कुमार और पिछले वीडियो में यही वाला इसी वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो 2024 के जो सबसे बेस्ट सेक्टर रहने वाले हैं उसके बारे में, और उसी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि आने वाले 5-6 वीडियोस में मैं आपको उन सभी स्टॉक्स के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊंगा कि आपको उस स्टॉक को कहां परचेज करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए और कितने समय तक होल्ड करके रखना चाहिए। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे किस तरीके से किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल्स देखा जाता है और साथ ही साथ फंडामेंटल्स को मिला करके टेक्निकल्स को देख करके किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो में उस स्टॉक को ऐड करना चाहिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो सेक्टर रहने वाला है वो है फार्मा सेक्टर, या फिर वो यूँ कहें कि हेल्थ केयर सेक्टर, जिसके अंदर हमारे आ जाएंगे हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होते हैं उन सब। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे अपोलो हॉस्पिटल्स के बारे में। हॉस्पिटल्स में जो सबसे बेस्ट अभी स्टॉक चल रहा है वो चल रहा है अपोलो हॉस्पिटल का। तो सबसे पहले इस स्टॉक का हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस चेक करते हैं। तो उसके लिए अपने स्क्रीन पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे कंपनी का इसेंशियल्स पूरा है। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 88,000 करोड़ के आसपास का है। देखिए यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें चेक करनी होगी किसी भी स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से पहले फंडामेंटल्स में। सबसे पहला चीज़ होगा हमारा पीई रेशियो 88। ठीक है, ये 88 का जो पीई है, अब कैसे डिसाइड करेंगे कि ये पीई बढ़िया है या ख़राब है? तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अनुसार से आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि इस इंडस्ट्री में जितने भी कंपनियाँ हैं उन सब के पीई रेशियो क्या हैं। तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक चार्ट। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे तो सब कंपनियों के पीई रेशियो हैं, राइट। यहाँ पे सारे कंपनियों का पीई रेशियो अवेलेबल है। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट ये एवरेज वैल्यू है। 88 का जो वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि इस कंपनी को मान सकते हैं कि ये कंपनी एवरेज है, ना तो अंडर वैल्यूड है ना तो ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड किस तरीके से हम लोग मानेंगे, जैसे इंडस्ट्री मान लेता हूँ 50 का पी है उस इंडस्ट्री का, अगर कोई स्टॉक 90 का है, 80 का है उसका पी रेशियो, तो वहाँ पे हम लोग ये मानेंगे कि उस इंडस्ट्री में ये स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई 50 के नीचे है, जैसे 40 है, 30 है उसका पी रेशियो, तो वहाँ पे हम लोग ये मानेंगे कि उस इंडस्ट्री का वो जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड स्टॉक है। ठीक है, समझ गए? ओके, फिर से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे इसका जो पी रेशियो है ये 88 है जो कि एवरेज है। अब दूसरा चीज़ हमें चेक करना है कि इस कंपनी के ऊपर डेट कितना है। लगभग 1700 करोड़ के आसपास का डेट है। तो अगर इसके मार्केट कैप से आप एनालाइज करते हैं तो ये डेट कुछ भी नहीं है, इसके आगे लगभग 1% भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डेट बहुत ज़्यादा नहीं है। इस कंपनी को हम लोग डिसाइड कर सकते हैं लेने के बारे में। और 2-3 चीज़ें और आपको देखना, एक तो देखना है सेल्स ग्रोथ, यहाँ पे जो सेल्स ग्रोथ है, और दूसरा देखना है हमें प्रॉफिट ग्रोथ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये लगभग डेटा होता है वो 1 साल का होता है। तो ये 6.9 का सेल्स ग्रोथ इस कंपनी का है। दूसरा जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 89.48% का है। यानी कि ये कंपनी सेल्स तो जनरेट कर ही रही है, मतलब पिछले साल से इसका 7% लगभग ज़्यादा सेल्स हुआ है। ठीक है, रेवेन्यू जनरेट किया है, जिसके में अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ को देखेंगे तो लगभग 90% इस कंपनी ने इस साल ज़्यादा प्रॉफिट किया है पिछले साल के मुकाबले। या फिर यूँ कहें कि इस कंपनी को आप बिना कुछ सोचे समझे भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट कंसीडर करने के बाद। वो पॉइंट नेक्स्ट कौन सा है? वो है हमारा टेक्निकल्स का। तो यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डे का कैंडल लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ। डेली में कोई खास समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे मैं वीकली लगा लेता हूँ। वीकली में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वीकली सबसे अच्छा होता है। तो देखिए ये स्टॉक नीचे भी आया है और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, राइट, तो बहुत अच्छे पॉइंट पे अभी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें हैं तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इसने अपना सपोर्ट दिखाया है। यानी कि आप इस स्टॉक को अभी परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ। तो आप स्टॉप लॉस कहाँ तक का दे सकते हैं? आई थिंक इस पॉइंट तक का स्टॉप लॉस इनफ रहेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे ना
इसका स्टॉप लॉस बहुत अच्छा बन रहा है, क्योंकि इसके बाद नीचे जाएगा तो बहुत नीचे जाएगा। तो ये कंपनी अभी बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स के साथ टेक्निकल पे भी है, आपको थोड़ा सा इसका प्राइस डाउन पे मिल रहा है, तो आप अपना कंसीडर कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्टर के बारे में, और उसका नाम है मैनकाइंड फार्मा। ओके, सो मैनकाइंड फार्मा के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जा करके उस वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आपने वो फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है इस सीरीज का, तो ये वीडियो देखने का कोई खास फायदा होगा नहीं, क्योंकि उस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मैनकाइंड फार्मा का। तो यहाँ पे इस कंपनी का भी जो मार्केट कैप है लगभग 86,000 करोड़ के आसपास का है, और इसका पी रेशियो 52 का है। पी रेशियो मैं बाद में बताता हूँ क्या है। और यहाँ पे डेट की बात करें तो इस कंपनी पे कुछ भी डेट नहीं है, यानी कि ये कंपनी कर्ज मुक्त है। इसका सेल्स ग्रोथ बढ़ा है लगभग 7% के आसपास का, लेकिन इसका प्रॉफिट ग्रोथ निगेटिव में है। और वो क्यों निगेटिव में है इसको आप चार्ट पे भी जाके देख पाएंगे। ठीक है, इसका चार्ट भी इस तरीके से बन के आपको दिखेगा। ओके, इसका बाकी रोआस और ये सब बाकी सब कुछ ठीक है। अब बाकी देखते हैं नीचे। ओके, सो यहाँ पे मैनकाइंड फार्मा का जो पी रेशियो है, तो अगर आप एनालाइज करते हैं अच्छी कंपनियों के साथ, तो इसका पी रेशियो ऑलमोस्ट देखेंगे तो एवरेज के ही आसपास में, ना तो बहुत ज़्यादा है ना तो बहुत कम है। तो इसका भी पी रेशियो बहुत अच्छा है। बाकी इसका सेल्स जो है वो बढ़ा है, और साथ ही साथ इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो निगेटिव है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। क्या होता है ना, कभी कभी कंपनियां नई नई चीज़ें इनोवेट करना चाहती है और नए नए सेक्टर्स में जाना चाहती है, तो वहाँ पे पैसे बर्न होते हैं, और इस चक्कर में कंपनी कभी कभार प्रॉफिट नहीं भी बना पाती है। लेकिन उनका ये मतलब नहीं है कि सेल्स नहीं हो रहा है और सारी चीज़ें खराब हो गई है। और जबकि मैनकाइंड फार्मा की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये कंपनी मेडिकल के फील्ड में आने वाले टाइम में किंग बनने वाली है। बस इतना आप जान लीजिए, आने वाले टाइम में किंग बनने वाली है। तो इसी के साथ इसका मैं अभी टेक्निकल्स भी देख लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट लगा दिया है। सो अगर आप मैनकाइंड फार्मा के चार्ट को अच्छे से एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पिछले कुछ महीनों से ये इसी के बीच में अटका हुआ है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं इसे, तो मेरा सलाह ये होगा, यहाँ पे इस पॉइंट के आसपास में कहीं पे आप, हाँ यहाँ पे कहीं पे अगर आता है, नीचे में आपको मिलता है, तो डेफिनेटली इसका वो बन सकता है एक परचेज का। तो मैं तो यही कहूँगा कि बस आप वेट कर लीजिए अगर आपने इसे लेना है तो। ठीक है, बाकी वही है, अभी देखते हैं इस स्टॉक का क्या होता है आने वाले टाइम में। लेकिन मेरा ख्याल यही है कि ये मार्केट में किंग बनने वाला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, बस इतना ध्यान रखिएगा। ओके, सो हमने हॉस्पिटल्स की बात कर ली, हमने बात कर लिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के एक स्टॉक के बारे में। अब बात करते हैं एक लैब के बारे में, और ये लैब काफ़ी मशहूर है और बहुत ही पुराना है। एटलीस्ट इसका अगर आप शेयर की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने इस शेयर को बहुत अच्छे तरीके से यूज करके अच्छा पैसा भी बनाया है, और उस कंपनी का नाम है डॉक्टर रेड्डी लैब। ओके, सो यहाँ मैं डिलीट कर लेता हूँ इससे पहले। तो जो डॉक्टर रेड्डी लैब है, इसके दो काम है। एक तो ये मेडिसिन्स भी बनाती है, और साथ ही साथ इसका लैब का बिजनेस है। तो आप बड़े बड़े अगर मेट्रो सिटीज़ में देखेंगे तो इसके अच्छे अच्छे लैब्स होते हैं जहाँ पे चेकअप्स वगैरह करवाए जाते हैं, और इनके लैब्स को रिकमेंडेशन बड़े बड़े हॉस्पिटल से मिलते हैं कि आप जाइए वहाँ जा कर के चेक करवाइए। तो इसके कारण ना ये बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टाइप करके रखा है, तो जिस वजह से इसका जो स्टॉक है ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है अभी। तो सबसे पहले मैं इसका आपको फंडामेंटल्स दिखा देता हूँ। ओके, सो डॉक्टर रेड्डी लैब की बात करें तो यहाँ पे अगर आप फंडामेंटल्स में देखते हैं तो इसका मार्केट कैप बहुत ही मज़ेदार है, एकदम देख रहे हैं 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप इसका है। और यहाँ पे डेट की बात करें, बिल्कुल ना के बराबर, 50 करोड़ कोई डेट होता है क्या? ठीक है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे आप देखते हैं तो इसका पी रेशियो जो है वो है 26 का पी रेशियो, और मैं बताता हूँ आगे। और दूसरा चीज़ अभी आप देख लीजिए, इसका सेल्स ग्रोथ
75 यानी 18% के आसपास का इसका सेल्स ग्रोथ है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, वाह 60% का, मज़ा आ गया। तो इसका जो पी रेशियो है ये एक बार चेक कर लेता हूँ इंडस्ट्री के साथ इसका। तो 26 का पी रेशियो अगर देखते हैं तो ये कंपनी अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं तो ये अंडर वैल्यूड है। अभी देखा जाए तो 26 का पी रेशियो अंडर वैल्यूड है यहाँ पे, क्योंकि इसके साथ का देखिए किसी का 52 है, किसी का कुछ है। तो यहाँ पे इसका 26 का पी रेशियो है जो कि बहुत ही बढ़िया है। यानी कि अगर इसका फंडामेंटल्स देखें तो ये सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। अब इसका टेक्निकल्स देख लेते हैं। तो टेक्निकल्स में आप देखेंगे तो ये कंपनी वीकली यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है, ये बहुत ही अच्छे से अभी तक तो काम कर रहा है। चार्ट में भी बहुत ही अच्छा मूव दिखाया है। और बाकी अगर मैं आपको टेक्निकल्स में एंट्री की बात कराऊँ तो यहाँ पे आप इस पॉइंट पे कहीं पे कंसीडर कर सकते हैं 60,000 के 6,000 के आसपास में बाई करने का। और अगर आप स्टॉप लॉस देना चाहते हैं तो यहाँ का स्टॉप लॉस दे सकते हैं। ठीक है, कितने % का हो जाएगा, लगभग 5% के आसपास का, 5 या 6% के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। इतना ही का स्टॉप लॉस, बाकी छोड़ दीजिए इसे लंबे टाइम के लिए जमा के देगा। ओके सर, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी के बारे में हमने बात कर लिया। एक और लैब है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, वह है डॉक्टर लाल पैथ लैब। अब इस स्टॉक को हम लोग एनालाइज करते हैं। वैसे तो आपने डॉक्टर लाल पैथ लैब का लैब जो है अपने छोटे छोटे शहरों में भी देखा होगा, जहाँ पे डॉक्टर लाल पैथ का लैब मिल जाता है। और इसका जब हम लोग फंडामेंटल्स देखेंगे तो आपको एक अलग सा चीज़ यहाँ पे दिखेगा जो कि देखना बहुत ज़रूरी है। ओके सो डॉक्टर लाल पैथ लैब यहाँ पे फंडामेंटली स्ट्रांग है या वीक है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो मार्केट कैप तो ठीक ठाक है, 17,000 करोड़ का है। और इसका जो पी रेशियो है वो 47 का है, वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे डेट है थोड़ा सा, 236 करोड़ का डेट है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, इसका सेल्स ग्रोथ भी निगेटिव में है और इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी निगेटिव में है। तो क्या ये फंडामेंटली स्ट्रांग है? अभी तक के लिए तो नहीं है, क्योंकि इसका जो इस साल की बात करें, मतलब ज़्यादा लंबे टर्म की बात ना करें, तो अभी इसका सेल्स और प्रॉफिट दोनों निगेटिव में है। तो ये स्टॉक जो है कुछ टाइम के लिए आपको फंसा के रख सकता है अगर आपने इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया तो। बाकी इसका पी रेशियो मैं देख लेता हूँ इंडस्ट्री में, तो इसका पी रेशियो भी एवरेज है, यानी देखा जाए तो बिलो ही है, सबसे नीचे ही है, यानी कि ये भी अभी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अब इसका मैं टेक्निकल्स देख लेता हूँ। ओके सो इसका जो टेक्निकल्स है वो आपको दिख रहा होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इस कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है और इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो दोनों निगेटिव है। और ये दोनों चीज़ आप इसके चार्ट में भी देख सकते हैं। कंटिन्यूसली ये स्टॉक गिरावट में ही रहा है, मतलब ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। तो इसका रीज़न यही है, अगर कोई कंपनी का चार्ट जो है अगर आप पढ़ना सीख जा रहे हैं तो आप उस कंपनी के जो फंडामेंटल्स है उसको भी एनालाइज कर सकते हैं बगैर देखे हुए कि इस कंपनी में क्या चल रहा होगा। तो चार्ट सब कुछ बताता है। और चार्ट सीखने के लिए आपको मेरे बनाए गए कोर्सेज कई सारे हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए अलग है, और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको कॉम्बो में दोनों पैक दे दिया जाएगा। तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जा करके उन दोनों लिंक्स पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी मैं बात करता हूँ आगे। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि डॉक्टर लाल पैथ लैब में आपको कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलेगा। तो यही है, यहाँ पे दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ चल रही है, यानी कि इस स्टॉक को अभी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे कि इसे हम लोग अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न आपको पता चल गया है। अब एक और स्टॉक था जिसको मैंने हालांकि अपने पोर्टफोलियो में नहीं डाला है, लेकिन एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उसका नाम है सिप्ला, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी था सिप्ला के बारे में। फिर भी मैं आपको यहाँ पे उसका फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों दिखा देता हूँ। ये कंपनी भी बहुत बड़ी कंपनी है, इसका जो मार्केट कैप है वो भी अच्छा खासा है, देख पा रहे होंगे। और ये कंपनी भी डेट फ्री है, ठीक है, इस कंपनी पर भी कोई कर्ज नहीं है। दो रीजन की वजह से मैंने इसको थोड़ा सा अभी अवॉइड करने का सोचा है। पहला इसका सेल्स ग्रोथ और दूसरा है प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है। तो ना तो ये कंपनी अभी अच्छे से सेल्स कर पा रही है, ना ही प्रॉफिट बना पा रही है, और ये कंपनी काफ़ी पुरानी हो चुकी है। तो इस वजह से मैं थोड़ा इतना लिक्विडेटिव मुझे नहीं लग रहा है देखने में। बाकी इसका पी रेशियो मैं इसके इंडस्ट्री के साथ मिला लेता हूँ, तो इसका पी रेशियो भी अंडर वैल्यूड ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है।
बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में अगर ये स्टॉक अच्छा करता है तो पोर्टफोलियो में ऐड करने लायक हो सकता है। बाकी इसका चार्ट भी मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, सो चार्ट पर अगर आप नज़र मारते हैं तो ये कंपनी ना बहुत तेज़ी से ऊपर गया है, तो अभी तो ये परचेस करने लायक है नहीं, इसको इस पॉइंट पे कहीं आने दे सकते हैं, तभी इसके पोर्टफोलियो में ऐड करने का सोच सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है इन सब स्टॉक्स के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले सेक्टर के बारे में। तब तक आप इस सेक्टर के बारे में जो भी आपका राय है कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपके जो पोर्टफोलियो में कौन कौन सा स्टॉक अभी पड़ा हुआ है उसके बारे में भी बताइए। और अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक कंपनी के बारे में स्टडी बनाना, केस स्टडी बनाना कि ये कंपनी फ्यूचर में क्या करेगी और इस कंपनी का फंडामेंटल्स क्या है, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।